नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस ईयर में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण सीरीज चल रही है और इस पर्यावरण की सीरीज में आप देख रहे हैं एमपी टेट सी टेट 2020 के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि सिलेबस के अनुसार ही हम देख रहे हैं। तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए और जो हम पिछले वीडियोस में टॉपिक देख चुके हैं, अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप उन टॉपिक्स को भी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आज हम जो देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं पौधों के बारे में, यानी कि पौधों के आज हम भाग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज, और साथ में बीज के बारे में भी देखने वाले हैं, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है। तो आप काफ़ी कुछ जानने वाले हैं आज, तो लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पौधों के भाग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग सभी पौधों में क्या पाया जाता है, जड़, तना और पत्ती, साथ में फूल। ये चार चीज़ें तो ऐसी होती हैं हर पौधे के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन जो शैवाल होती है तो शैवाल में ये चारों चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो शैवाल होता है उसमें जड़, तना, पत्ती, फल कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि ये काई आपने देखी होगी, दीवार पर जब पानी गिर जाता है तो उस समय एक तरह से हरी हरी सी जो है दीवार पड़ जाती, तो वो चोई टाइप की या काई हम जिसे कहते हैं, तो शैवाल कहलाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जड़ की। तो देखिए, जड़ क्या होती है भाई। जड़ पौधे का भूमिगत भाग होता है, जमीन के अंदर होता है और हरे रंग का नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। जड़ कैसी होती है, हरे रंग की नहीं होती, सभी ने देखी होगी, तो इसमें कोई ऐसा बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं तो जड़ के कार्य क्या है। तो यहाँ पे जड़ के कार्य हम देख लेते हैं। तो जड़ के कार्य में लिखा है कि जड़ पौधे का जमीन में जकड़ कर रखती है पौधे को। जड़ का काम क्या है कि पौधे को एक स्तंभ के रूप में रखी हुई, जड़ को पकड़ के जड़ जो है पौधे को पकड़ के रखी होती है, ठीक है ना। इसके बाद जड़ मिट्टी में मौजूद जो जल होता है या खनिज पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करती है। जो जड़ होती है वो मिट्टी के अंदर से क्या करती है, जल को और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है, यानी ग्रहण करती है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जड़ें जो होती हैं भोजन को एकत्रित भी करती हैं। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन को अपनी जड़ों में एकत्रित करके रख लेती हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं जड़ के प्रकार क्या हैं। तो जड़ें जो हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं जड़ें, ठीक है। तो जड़ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि मूसला जड़ और झकड़ा जड़ें, ठीक है। तो अब मूसला जड़ें तो आपने सुना होगा। तो मूसला जड़ कैसी होती हैं, किन किन की होती हैं। एक तो मटर में होती हैं, चने में होती हैं, सरसों की होती हैं, तुलसी की होती हैं, जामुन, आम आदि पौधे जो होते हैं ये सभी कैसे मूसला जड़ों वाले पौधे हैं, ठीक है ना। अब मूसला जड़ें कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मूली हुई। तो मूली को भी आप क्या है खाते हैं, ठीक है ना। हम सभी जो है मनुष्य जो है मूली को खाते हैं, ठीक है, खाने में यूज करते हैं मूली का। गाजर का, सलजम, शकरकंद, टेपियोका, चुकंदर। टेपियोका भी एक जड़ वाला एक क्या है खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना। जो जड़ है मूसला जड़ के, ये सभी उदाहरण है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और पूरी उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पूछ लिया जाता है मूली, गाजर, इनमें से कौन सा जो है मूसला जड़ है, तो एक ऑप्शन चुनना होता है मूसला जड़ का हमें, ठीक है ना। तो वो इसमें से आ जाता है। अब इसके बाद देखिए झगड़ा जड़ों के उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, मूसला जड़ों को और मैं बता देता हूँ मूसला जड़ होती कैसी हैं। मूसला जड़ इस तरह की होती है, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ये पौधा लगा हुआ है, मान लीजिए पौधा है, और इसकी एक जड़ होती है, एक मुख्य जड़ जमीन के अंदर होती है, बाकी जड़ इसके अंदर से ऐसे निकलती हुई दिखाई देती हैं आपको, जाल के रूप में बिखरी होती हैं मूसला जड़ें, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम झकड़ा जड़ों की। तो झकड़ा जड़ें क्या होती हैं, ये होती हैं गेहूं की, घास की, केले की, मक्का, गन्ना, इन सभी पौधों में क्या होती हैं, झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब झकड़ा जड़ के भी कुछ प्रकार होते हैं, लगभग 4 प्रकार इसके होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब झकड़ा जड़ों में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहली जड़ है रेशेदार जड़, ठीक है। तो खासतौर पर मूसला और रेशेदार दो तरह की जड़ ज़्यादातर पढ़ाई गई हैं अभी तक और हम लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे झकड़ा जड़ के नाम से दूसरा प्रकार है जड़ों का, ठीक है। अब झकड़ा जड़ के अंदर हम पढ़ रहे हैं रेशेदार। तो रेशेदार क्या होती हैं, ये जड़ें रेशे के रूप में होती हैं, यानी धागे के रूप में होती हैं। जैसे कि प्याज और लहसुन का जब पौधा है तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं, यानी कि ऐसी होती हैं इस तरह से, इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, सीधी सभी इस तरह से सीधी सीधी जाती हैं, ठीक है ना। मुख्य जड़ बीच में कोई सी नहीं होती है, तो ये रेशेदार जड़ें होती हैं। अब कुछ जड़ होती हैं परजीवी जड़। परजीवी जड़ कैसी होती हैं, ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर से निकलती हैं, जैसे कि अमरबेल का आपने पौधा देखा होगा। अमरबेल का जो पौधा होता है उसकी जड़ें दूसरे पौधे पर जाके लटक जाती हैं, ठीक है ना। तो ये परजीवी जड़ें कहलाती हैं। इसके बाद अवस्तंभ जड़ें क्या होती हैं। तो देखिए अवस्तंभ जड़ें, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, जैसे कि बाजरा, मक्का और गन्ना। तो बाजरा, मक्का और जो गन्ना है इनकी जड़ें ऐसी होती हैं जो तने पे से निकलती हैं। मान लीजिए ये पौधा है तो इसके तने पे से निकलेंगी इस तरह से जड़ें, ठीक। ये पूरा भाग जमीन में रहेगा और बाकी जो तना है उसके ऊपर से जड़ें निकलती हैं। तो ये बाजरा, मक्का, गन्ना रहेगा, अब स्तंभ जड़ें कहलाती हैं। अब स्तंभ जड़ें क्या होती हैं। तो स्तंभ जड़ें होती हैं ये जड़ें
टहनियों से निकलती हैं, यानी शाखाओं से निकलती हुई दिखाई देती हैं, खंबे की तरह लटकी हुई होती हैं। जैसे बरगद का वृक्ष आपने देखा होगा, बहुत बड़ा वृक्ष होता है। और बरगद की एक खासियत और मैं बता दूं, एक मेन इसका जो पॉइंट है कि बरगद जो होता है 24 घंटे तक क्या देता है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है ना, 24 घंटे तक। बाकी सभी वृक्ष रात में फिर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, देते नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद जो अवस्तंभ और स्तंभ जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर भी होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, तो आगे देखने में आता है कि भाई दूसरा जो प्रकार है पौधों का, जो दूसरा भाग है वो है तना। तो तने के बारे में बात अगर हम करें, तो तना जो होता है पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। यानी जो तना होता है उसका काम क्या होता है, जमीन से जड़ों द्वारा जल को और खनिज पदार्थों को ग्रहण करेगा और उसको जो है पौधे के अनेक भागों तक, अन्य भागों तक लेकर जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका तने का काम हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद तने की ओर आगे बात करें, तो तने जो है, तने पत्तियां और टहनियों से निकलती हैं। तने से क्या होते हैं, पत्तियां और टहनियां निकलती हैं, ठीक है, तने से ये काम हो गया। इसके बाद कुछ पौधे के तने जो होते हैं जमीन के नीचे होते हैं और जिनको हम खाते भी हैं। कुछ पौधे या कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिन्हें हम खाने के काम में यूज करते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस तरह का कि इन निम्न में से कौन सा तना है, या आलू तना है, जड़ है, या पत्ती है, क्या है, फूल है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सभी क्या होते हैं भाई, तने होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी तना जो होता है भूरे रंग का होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, हरे या भूरे रंग का तना हो सकता है किसी भी पौधे का, ठीक। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं पत्तियों की। तो देखिए, पत्तियां जो होती हैं ये तने और टहनियों से निकलती हुई दिखाई हमें देती हैं। अब अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग होता है। जैसे कि कमल की पत्तियां कैसी होती हैं, गोल होती हैं, ठीक है। मक्के की पत्तियां लंबी होती हैं। ये भी क्वेश्चन में से बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही बन जाते हैं, कभी कभी हम जो कल्पना नहीं करते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना, परीक्षाओं पूछे जा सकते हैं पर्यावरण में। तो कमल की पत्तियां गोल होती हैं, ध्यान रखेंगे। मक्के की पत्तियां लंबी होती हैं। इसके बाद पीपल की जो पत्तियां होती हैं वह एक पान के आकार की होती हैं, किसकी, पीपल की पत्तियां। साथ में नीम की पत्तियां कैसी होती हैं, सारी पत्तियां छोटी छोटी पत्तियों के रूप में होती हैं, ठीक है। चीड़ एक वृक्ष होता है, इसकी पत्तियां सुई की जैसी होती हैं, नुकीली। इसके साथ ही देखें तो गुलाब की जो पत्तियां होती हैं वो होती हैं धारीदार, यानी उसमें धारियां सी दिखाई देती हैं, इस तरह से धारियां होती हैं पत्तियों के अंदर, ठीक है ना। तो ये धारीदार पत्तियां किसकी होती हैं, गुलाब की होती हैं। और थोड़ा सा आगे जाएं तो देखिए, पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। परंतु कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी या पीली भी हो सकती हैं, ठीक है। लाल, बैंगनी और पीले रंग की भी पत्तियां कुछ हो सकती हैं। अब पत्तियों के कार्य की बात करें तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जल वाष्प के रूप में इनसे जल निकलता है, ठीक है। पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पत्तियों में ये छिद्र पाए जाते हैं और इनसे क्या होता है, इन छिद्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं ये पत्तियां, ठीक है ना। और इनसे कुछ जल भी बाहर निकलता रहता है जल वाष्प के रूप में, तो उसको हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ें तो पत्तियों में भोजन बनता है, बिल्कुल सही, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पत्तियों से भोजन बनता है, कैसे, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, ये एक वर्णक होता है और ये सूरज के प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है, साथ में जल को ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और फिर क्या बना देगा, भोजन का निर्माण करेगा, यानी ग्लूकोज बनाएगा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो इसी को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इसकी ये विधि होती है, इसका ये अभिक्रिया है, C6CO2+12H2O, सूर्य का प्रकाश और साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है ये, ठीक है ना। C6H12O6 ये बन जाता है क्या, पूरा कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट ये बन जाएगा तो फिर इसके बाद यहाँ पर बीच में निकलता है फिर CH2O+6O2, ठीक है। ये जल और का ऑक्सीजन लास्ट में बचती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, इस क्रिया के बाद। अब इसके बाद हम देखें यहाँ पर, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये लाल रंग में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो स्लो होती है, बहुत कम होती है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाल रंग में और बैंगनी रंग में सबसे कम। इसके अलावा एक खास पॉइंट और यहाँ पे आ रहा है कि भाई कैक्टस यानी कि नागफनी का जो पौधा होता है जो राजस्थान में या रेगिस्तान में मिलता है, तो इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्तियों में नहीं होता है, कहाँ होता है, तनों में होता है, ध्यान रखिए। क्योंकि तने इसका हरे रंग के रहते हैं, तने कैक्टस के, और जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होगी वो पत्तियों में नहीं होती है, कहाँ होती है, तने के अंदर होती है।
ठीक है, अब कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू से हम बता सकते हैं कि ये किस पौधे की पत्तियां हैं। कुछ ये भी गुण होते हैं पत्तियों में। सॉरी। तो देखिए जैसे कि पुदीना की पत्तियां, ठीक है, पुदीना की पत्ती को आप स्मेल लेकर, उसकी खुशबू लेकर जो है बता सकते हैं कि ये कौन से पौधे की पत्ती है। पुदीना हुआ, धनिया हुआ, आम हुआ, नीम हुआ, नींबू हुआ या नीम हुआ, इस तरह की पत्तियों से आप खुशबू से ही बता सकते हैं कि कौन सी पत्तियां हैं। इसके बाद पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं होती हैं, अब देखिए पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं होती हैं या जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें सिरा कहते हैं हम, ठीक है ना। जो पत्तियों के ऊपर जो रेखा दिखाई देगी उसको हम क्या कहेंगे, सिरा कहेंगे। और सिराओं की व्यवस्था या उसकी सजावट को सिरा क्या कहते हैं, विन्यास कहते हैं। ठीक है, सिराएं मतलब जैसे पत्ती है, इस पे ये लाइनें जो दिखाई देती हैं ये सब क्या सिराएं हैं, और इनकी जो व्यवस्था होती है उसको हम सिरा विन्यास कहते हैं। अब सिरा विन्यास के दो प्रकार होते हैं। सॉरी। तो देखिए सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक तो जाली का सिरा विन्यास और एक होता है समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो देखिए जाली का सिरा विन्यास क्या होता है और समानांतर सिरा विन्यास क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ों का पता लगा सकते हैं। भाई हम सिरा विन्यास को देखकर ये पता कर सकते हैं कि जड़ कैसी है, मूसला जड़ है या झकड़ा जड़ है या फिर रेशेदार है। ठीक है, तो इसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे पौधों की पत्तियों में अगर मान लीजिए जाली का सिरा विन्यास पाया जा रहा है तो उन पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। जैसे कि नीम, पीपल, गुलाब, मूली, ये सभी कौन से पौधे हो जाएंगे, इनकी जड़ें कैसी हैं, मूसला जड़ें। क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं, नीम की, पीपल की, गुलाब की, मूली की, इनकी पत्तियां होती हैं वो जाली का सिरा विन्यास की पाई जाती हैं। ठीक है, अब जाली का सिरा विन्यास आपको समझा देते हैं। जाली का सिरा विन्यास कैसा होता है, तो देखिए जाली का सिरा विन्यास इसमें रहता है किस तरह, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ये एक बीच में से लाइन जाती है। अब कुछ पत्तियों में ऐसे ये लाइन आपने देखी होंगी, इस तरह से लाइन दिखाई देती हैं, और कुछ इनके अंदर से भी छोटी छोटी लाइनें जाती हैं, तो ये एक तरह से क्या जाली सा बना देती हैं, जाली के रूप में। ठीक है ना, तो जाली का सिरा विन्यास पत्ती कहलाती हैं। और अगर ऐसी पत्तियां किसी पौधे में हैं तो समझ लीजिए उसकी जो जड़ें हैं वो मूसला जड़ें होंगी। यानी मान लीजिए ये मुख्य जड़ रहती है मोटी सी जड़, और मूसला जड़ों में इस तरह से और भी जड़ इससे निकली हुई होती हैं। ठीक है ना, इसके अंदर से भी बहुत सारी जड़ें इस तरह से निकली हुई दिखाई देंगी आपको, तो ये मूसला जड़ें इस तरह की होती हैं। ठीक, तो मूसला जड़ का मालूम चल जाता है अगर जाली का सिरा विन्यास है तो। और अगर मान लीजिए सिरा विन्यास कैसा है, सिरा विन्यास किस तरह का है, अगर तो देखिए अगर सब समानांतर सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें कैसी होती हैं, झकड़ा जड़ें होती हैं, यानी कि रेशेदार जड़ें हो सकती हैं। जैसे केला हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुए, घास हुई, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। यानी मान लीजिए ये पत्ती है, इसमें इस तरह से सीधी सीधी समानांतर रेखाएं होती हैं, तो ये समानांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। और इसकी जड़ें होंगी वो रेशेदार होती हैं, झकड़ा जड़ें कहलाती हैं। अब झकड़ा जड़ी कैसी होती हैं, देखिए इस तरह से होती हैं, जैसे मान लीजिए ये जड़ है, तो ये एक पौधे में जड़ इस तरह सीधी सीधी ऐसी लगी होती थी धागे के रूप में, तो ये समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों के कुछ गुण थे। अब इसके बाद हम सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों के बीज के विषय में भी पता लगा सकते हैं कि बीज दो भागों में टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। मतलब बीज जो होता है, जैसे आपने चना देखा होगा, बीच में से तोड़ देंगे आप दो भाग हो जाएंगे। मूंगफली होती है दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी जैसे कुछ बीज होते हैं जिनके आप दो भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यानी बीज द्विपत्री है या एक पत्री, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है। ठीक है ना, अगर सिरा विन्यास जाली का रूप में है तो भाई द्विबीजपत्री पौधा होता है। अगर जाली का विन्यास कैसा है, सॉरी, पौधे का जो पत्ती है उसका अगर सिरा विन्यास कैसा है, जाली का रूप में है, तो उसकी जड़ कैसी होगी, मूसला जड़ होगी। और जो पौधा होगा वो होगा द्विबीजपत्री, जैसे कि चना, मूली, गाजर, भिंडी और नींबू, ये कैसे हैं, चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू, ये सब हैं द्विबीजपत्री पौधे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मूसला जड़ें पाई जाएंगी, जाली का सिरा विन्यास होता है और द्विबीजपत्री ये होते हैं। अगर सिरा विन्यास समानांतर है, अगर सिरा विन्यास कैसा है, समानांतर है, तो पौधा कैसा होगा, एक बीजपत्री होगा। यानी कि मक्का, गेहूं, प्याज, लहसुन, ये सभी कैसे हैं, एक बीजपत्री होंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा पत्तियों में, जड़ें होंगी कैसी, रेशेदार, और एक बीजपत्री पौधा ये हो जाता है, मक्का, गेहूं, प्याज, लहसुन। ठीक है, और कुछ पौधों में पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो एक नीफेंथिस नाम का एक पौधा होता है जिसको हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ये इस तरह का गोल सा दिखाई देता है मटके की तरह, ठीक है ना, घड़े की तरह, इसलिए इसको घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। तो ये घड़े का रूप ले लेता है, इसमें ढक्कन टाइप का लगा होता है पत्ती का। ठीक है, जब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति या कोई कीट आकर बैठता है तो इसका ढक्कन जो ऊपर लगा रहता है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसको ढक लेता है। तो इस तरह से ये दूसरे कीड़ों को भी खाता है। ठीक है ना, तो नीफेंथिस एक पौधा है जो
घटपर्णी की तरह, घटपर्णी है यानी घड़े की तरह अपना रूप धर लेता है, ठीक है ना, पत्तियों द्वारा। इसके बाद अब ये जो फूल का टॉपिक है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि आज हम बस के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और आप हमारे साथ लास्ट तक इसी तरह से बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट हम करवाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।